अस्सलाम वालेकुम। अ टॉपिक इज़ अबाउट द सेल साइकिल इन विच वी विल डिस्कस अबाउट कि एक सेल जो है उसकी क्या साइकिल होती है, वो किन स्टेजेस से गुजर के जो है वो डिवाइड करता है। एक सिंगल सेल दो सेल्स में किस तरह से डिवाइड करता है, तो इसमें हम वो देखेंगे। सो सेल साइकिल इज़ व्हाट? इट इज़ अ सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट सेल्स गो थ्रू एज दे ग्रो एंड डिवाइड। सो जैसे जैसे वो बढ़ते हैं, डिवाइड करते हैं, वो किन सीरीज़ ऑफ इवेंट से गुजर के जाते हैं, उसको हम कहते हैं दिस इज़ द सेल साइकिल. So it ensures what? It ensures that the cells replicate their DNA accurately, कि उसमें कोई भी किसी किस्म की भी कोई भी म्यूटेशन ना आए, वो बिल्कुल जो है नॉर्मली डिवाइड करे, अपने डीएनए को रेप्लिकेट करे, खुद डिवाइड हो इनटू टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, एक जैसे डॉटर सेल्स, एक जैसे सेल्स बनाए. सो सेल साइकिल इज़ डिवाइडेड इनटू टू मेन फेजेस. इसमें होता है इंटरफेज एंड माइटोटिक फेज. इंटरफेज मतलब दो फेजेस के दरमियान में लिंक है. सो इट्स अ प्रेपरेशन फेज. ओ प्रेपरेशन फेज मतलब सेल ने डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रेपरेट करना है, प्रिपेयर करना है. सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द सेल साइकिल, कि पूरी जो सेल साइकिल है उसका सबसे लॉन्गेस्ट फेज़ है, जिसमें 3 सब फेजेस होते हैं: G1 फेज़, S फेज़ एंड G2 फेज़. G1 फेज़ इज़ ऑल्सो नाउन एज गैप 1 फेज़, और इट इज़ ऑल्सो नाउन एज ग्रोथ फेज़. सो इसमें क्या होता है कि सेल ग्रो करता है. गैप 1 फेज़ भी कहते हैं इसको, ग्रोथ फेज़ भी कहते हैं, क्योंकि सेल यहाँ पे ग्रो कर रहा होता है. ग्रो किस तरह से कर रहा होता है? अपनी प्रोटीन्स बना रहा होता है, अपने आप को रेप्लिकेशन के लिए, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है कि मैंने आगे जाके एस फेज़ में डिवाइड करना है अपने डीएनए को, तो उससे पहले पहले मैं बड़ा हो जाऊँ, अपने प्रोटीन ज़्यादा कर लूँ. एस फेज़ में क्या करेगा? वो सिंथेसिस करेगा डीएनए की. डीएनए रेप्लिकेशन होती है इसमें, जिसकी वजह से क्या होता है कि जेनेटिक मटीरियल डबल हो जाता है इसमें. सो जेनेटिक मटीरियल क्या हो जाएगा? इसमें डबल हो जाएगा. और G2 फेज़ विच इज़ नोन एज गैप 2 फेज़, इसमें क्या होगा? फाइनल प्रिपरेशंस होंगी सेल डिवीजन के लिए, इंक्लूडिंग द सिंथेसिस ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स. मतलब अब जो है सेल ने फाइनली अपने आप को प्रिपेयर कर लेना है कि अपना डिवाइड हो जाना है और अपनी माइक्रोट्यूब्यूल्स भी बनानी है. सो G2 फेज़, गैप 2 फेज़. सो इंटरफेस की आपको समझ आ गई कि सेल साइकिल क्या है? सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ऑफ सेलुलर ग्रोथ एंड डिवीजन है. इसमें इंटरफेस है और माइटोटिक फेज़ है. इंटरफेस की हमने बात की, लॉन्गेस्ट फेज़ है. मेजॉरिटी ऑफ लाइफ स्पैन ऑफ सेल इसमें गुजरता है. दिस इज़ योर MCQ. एंड फेज़ ऑफ सेल ग्रोथ, इट इज़ बायोकेमिकल एक्टिविटी की ये फेज़ है, डीएनए रेप्लिकेशन की फ़ेज़ है, क्रोमोसोमल रेप्लिकेशन की फ़ेज़ है, जिसमें हमने देखा कि 3 फेजेस होती हैं इंटरफेस की: G1, S फेज़ एंड G2 फेज़. G1 इज़ ऑल्सो नोन एज गैप 1 और ग्रोथ 1 फेज़. ग्रोथ फेज़ इट इज़ द लॉन्गेस्ट फेज़ ऑफ इंटरफेस. अगर सेल डिवीजन की बात करें तो उसमें लॉन्गेस्ट फेज़ इंटरफेस है, और अगर इंटरफेस के लॉन्गेस्ट फेज़ की बात करें तो दैट इज़ G1 फेज़. इसमें क्या करेगा? सेल अपने साइज़ में ज़्यादा होगा, अपने आप को डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्रिपेयर कर रहा होगा. सो इसमें क्या होगा कि G1 में प्रोटीन ज़्यादा करेगा, अपनी ऑर्गेनेलीज ज़्यादा करेगा, बायोसिंथेटिक मशीनरी फॉर डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो ज़्यादा करेगा. फिर हमारे पास सम सेल्स, उसके हम बात करते हैं बाद में. एस फेज़ की बात की हमने कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, इसमें क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन होती है. दिस इज़ योर MCQ. G2 फेज़ की बात की हमने, which is also known as growth 2 phase या gap 2 phase. It is the shortest phase of interphase. ये भी आपने याद रखना है कि longest phase G1 है और shortest interphase का जो phase है that is G2. growth होती है इसमें और सेल अपने आप को डिवीजन के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है. Then is a mitotic phase. It is also known as division phase. So mitotic फेज़ में क्या होता है कि माइटोसिस जो होता है, इट इज़ अ फेज़ ऑफ सेल डिवीजन एंड न्यूक्लियर डिवीजन, जिसमें क्या होता है पेरेंट सेल अपने आप को 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स में डिवाइड कर लेता है. आइडेंटिकल डॉटर सेल्स मींस कि उसमें सेम नंबर होंगे क्रोमोसोम्स के और सेम टाइप होंगे क्रोमोसोम्स के. सो माइटोसिस इसमें होता है और साइटोकाइनेसिस होती है. माइटोसिस क्या होती है? इट इज़ अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. सो इट इज़ अ डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा होता है.
into two genetically identical nuclei. It has 5 phases जो हमने बाद में बात करनी है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस. साइटोकाइनेसिस जो होती है इट इज़ डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. सो माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस में क्या डिफरेंस है कि माइटोसिस में न्यूक्लियस ने डिवाइड करना है और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म ने डिवाइड करना है इंटू 2 डॉटर सेल्स. फिर एडिशनल फेज़ आ जाता है. एडिशनल फेज़ इज़ G0 फेज़. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इट इज़ अ रेस्टिंग फेज़ जहाँ पे सेल जो है वो अपनी साइकिल से एग्जिट होके एक दूसरी फेज़ में चला जाता है जिसमें वो टेम्परली भी जा सकता है, थोड़ी देर के लिए भी जा सकता है, या परमानेंटली जा सकता है. फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स. इसमें इसकी थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि एडिशनल G0 फेज़ के बारे में. कि G0 फेज़ जो होता है, सम सेल्स एग्जिट G1 फेज़ टू G0 फेज़. G0 इज़ डोरमेंट फेज़ और यहाँ पे सेल्स रेप्लिकेट नहीं कर रहे होते. इसकी एग्जांपल क्या है? न्यूरॉन्स. न्यूरॉन्स जो हैं ये ऐसे हैं जैसे कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं. ये क्या करते हैं कि ये अपने G1 फेज़ से निकल के G0 फेज़ में चले जाते हैं और फिर कभी भी रेप्लिकेट नहीं करते, पूरी ज़िंदगी रेप्लिकेट नहीं करते. हमारे अगर न्यूरॉन्स डैमेज हो जाते हैं तो वो दोबारा नहीं आ सकते. स्केलेटल मसल्स डैमेज हो जाते हैं, वो दोबारा नहीं आ सकते क्योंकि वो डिवीजन की जो है उनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो G1 को छोड़ के G0 में चले गए हुए हैं. अब आपका फॉर एग्जांपल MCQ आता है कि ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा हुआ एक पेशेंट को, तो विच विल रिमेन इन G0 फेज़. अब देखें, ब्लंट एब्डोमिनल ट्रॉमा मतलब कि पेट में ट्रॉमा हुआ है, ठीक है. तो अब क्या हुआ कि पेट में क्या है? मसल्स हैं. तो मसल्स, स्केलेटल मसल्स जो हैं वो इफ़ेक्ट होते हैं एक्चुअली, जो कि अब कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते, वो G0 फेज़ में चले गए हैं. इसमें आपके कार्डिक मसल्स या न्यूरॉन्स तो नहीं आ सकते एब्डोमिनल ट्रॉमा में. तो यू विल क्लिक द ऑप्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स. इस तरह से आपको समझ आ गई कि G0 फेज़ में जो सेल्स चले जाएंगे वो कभी भी डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि वो सेल साइकिल से निकल के उसमें चले गए. रेगुलेशन कैसे होती है सेल साइकिल की? बाय द साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस होते हैं ताकि जो है कैंसर ना हो. तो ये रेगुलेशन होती है. ये सेल साइकिल की पिक्चर है आपको दिखाई. अब देखें यहाँ पे सबसे पहले वी हैव द इंटरफेस, देन वी हैव द माइटोसिस फेज़. सो इंटरफेस की बात करें तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है G1 फेज़. G1 फेज़ के बाद S फेज़, S फेज़ के बाद G2 फेज़ और G2 फेज़ के बाद M फेज़ विच इज़ नोन एज माइटोसिस. सो G1 फेज़ में आपका सेल जो है वो ग्रो करेगा. S फेज़ में DNA रेप्लिकेशन होगी. G2 फेज़ में आपका जो है सेल अपने को डिवीजन के लिए फाइनल प्रिपरेशंस कर रहा होगा. M फेज़ में माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस होगी. माइटोसिस में न्यूक्लियस डिवाइड करेगा और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा. न्यूक्लियस कैसे डिवाइड करेगा वो हम अभी देखते हैं. 4 स्टेजेस माइटोसिस की. उसके बाद G0 फेज़ है, रेस्टिंग फेज़ है. इसमें सेल तब जाएगा जब उसने कभी भी डिवाइड आगे नहीं करना. फॉर एग्जांपल न्यूरॉन्स हैं, आपके कार्डिक मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स हैं. सो माइटोसिस की बात करनी है अब हमने, जिसकी आपकी फर्दर 5 फेजेस हैं. माइटोसिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन जिसमें क्या होता है, सेल, डॉटर सेल जो होता है वो रिसीव्स एन आइडेंटिकल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स. इसमें 5 फेजेस होती हैं. सबसे पहले आ गई प्रोफेज. देखिए, मैं आपको बाद में यूट्यूब लिंक भी एक शेयर करूँगी वीडियो का, वो आपने बाद में देख लेना है. देखें, आपके सेल है, सबसे पहले उसने डिवाइड करना है. इधर देखने से पहले मेरी बात सुने कि जब भी एक सेल है उसने 2 डॉटर सेल्स आइडेंटिकल में डिवाइड करना है, तो वो क्या करेगा? वो अपने अंदर कुछ ऐसे चेंजेस लेके आएगा. फॉर एग्जांपल कि सबसे पहले उसमें होगा क्या कि उसका जो न्यूक्लियर इन्वेलप है जिसने न्यूक्लियस को कवर किया हुआ है वो ख़त्म करेगा. जो क्रोमेटिन क्रोमोसोम्स होंगे वो चेंज होंगे थोड़े से. फिर स्पिंडल फाइबर्स इसमें आएंगे और आपका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा और 2 सेल्स बन जाएंगे. ठीक है, तो यही होना है. सबसे पहले प्रोफेज़ में देखें क्या नज़र आ रहा होगा आपको कि न्यूक्लियर इन्वेलप ख़त्म हो रहा होगा. आपके जो है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कंडेंस हो रहे होंगे. जो पहले क्रोमेटिन की फॉर्म में थ्रेड्स लाइक थे वो थोड़े कंडेंस हो के हार्ड हो जाएंगे. ठीक है, और आपके स्पिंडल फाइबर जो हैं वो प्रेपरेट हो रहे होंगे. तो इस तरह से अब यहाँ पे देखें, क्रोमेटिन कंडेंसेस इनटू विजिबल क्रोमोसोम्स. ठीक है, सबसे पहले आप क्रोमेटिन जो था वो थ्रेड फॉर्म में था, वो यहाँ पे आपको पिक्चर में भी नज़र आ रहा है कि अब वो पूरे क्रोमोसोम्स बन गए हैं. तो विजिबल क्रोमोसोम्स जो आपको आंखों से नज़र आ रहे होंगे, मतलब माइक्रोस्कोप में, वो नज़र आ रहे होंगे. और क्रोमोसोम के अंदर 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, मतलब एक क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स हैं. ये आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इसके 2 आपको क्रोमेटिड्स नज़र आ रहे हैं. ठीक है,
और न्यूक्लियर इन्वेलप जो है वो आपको ब्रेक होता हुआ नज़र आ रहा है और स्पिंडल फाइबर्स आपको बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये आपका प्रोफेज़ हो गया। तो प्रोफेज़ में क्या है, सिंपली आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा होगा, क्रोमेटिन जो है वो आपका क्रोमोसोम में चेंज हो जाएगा जिसमें 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स आपको नज़र आ रहे होंगे और स्पिंडल फाइबर्स आपको बनते हुए नज़र आ रहे होंगे। ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं प्रोफेज़ में। फिर प्रोमेटाफेज़ में जो आपको प्रोफेज़ में चीज़ें नज़र आ रही थी कि हो रही हैं वो कंप्लीट हो गई होंगी, मतलब न्यूक्लियर इन्वेलप जो डिसइंटीग्रेट हो रहा था प्रोफेज़ में वो फुली डिसइंटीग्रेट हो गया होगा। स्पिंडल फाइबर जो आपको बनते हुए नज़र आ रहे थे अब वो काइनेटोकोर्स के साथ मिल गए होंगे। काइनेटोकोर्स क्या होते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखें, ये आपको क्रोमोसोम नज़र आ रहा है, इसके 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर्पल कलर के आपको नज़र आ रहे हैं। इनके अंदर जो येलो कलर का आपको नज़र आ रहा है ये काइनेटोकोर है। सेंट्रोमियर वो रीजन ऑफ क्रोमोसोम है जो उनको लिंक कर रहा है 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स को, लेकिन जो काइनेटोकोर है वो येलो कलर के आपको स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं। ये वो जगह हैं जहाँ पे स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होने हैं। तो स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर के साथ अटैच नहीं होते, स्पिंडल फाइबर जो हैं वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होते हैं। सो ये बात याद रखनी है। सो स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स विच आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ऑन क्रोमोसोम सेंट्रोमियर्स के ऊपर प्रोटीन स्ट्रक्चर्स है काइनेटोकोर जिनके साथ स्पिंडल फाइबर्स ने अटैच होना है और क्रोमोसोम्स बिगिन मूविंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ सेल्स। तो क्या काम हो रहे हैं प्रोमेटाफेज में कि न्यूक्लियर इन्वेलप जो प्रोफेज के अंदर डिसइंटीग्रेट हो रहा था वो फुली डिसइंटीग्रेट हो गया होगा, ठीक है। और क्या होगा, वो जो स्पिंडल फाइबर्स प्रोफेज में बन रहे थे वो आके क्रोमोसोम्स के ऊपर लग गए होंगे। कहाँ पे लग गए होंगे? काइनेटोकोर के साथ। काइनेटोकोर क्या है? दीज आर द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स ऑन द सेंट्रोमियर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। सो ये बात याद रखनी है। और तीसरी चीज़ क्या हो रही है कि क्रोमोसोम्स जो पहले आपको प्रोफेज में कंडेंस हुए नज़र आ रहे थे अब वो सेंटर ऑफ सेल में चले जाएंगे। सो प्रोमेटाफेज ये आपको नज़र आ रहा है। फिर आ गया मेटाफेज़। मेटाफेज़ क्या है कि मेटाफेज़ मतलब कि वो जो क्रोमोसोम्स आपको सेंटर में जा रहे थे प्रोमेटाफेज़ में वो पूरी तरह से सेंटर में आगे होंगे, जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहे हैं पूरे सेंटर में आगे इक्वेटर के ऊपर। और स्पिंडल फाइबर जो हैं वो आपको बिल्कुल ऑपोजिट पोल्स पे मतलब सेट हुए हुए नज़र आ रहे हैं कि ईच सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ नज़र आ रहा है। तो मेटाफेज़ में सिंपली एक चीज़ याद रख लें कि सेंटर में आ गए क्रोमोसोम्स, सारे लाइन हो गए, सीधे हो गए और स्पिंडल फाइबर्स उनके साथ फुली अटैच हो गए। फिर एनाफेज़ में क्या है कि सेंट्रोमियर्स जो होते हैं ये आपको पिक्चर में नज़र आ रहे हैं कि अब जो है वो स्पिंडल फाइबर्स उनके साथ अटैच हुए थे उन्होंने दोनों साइड से ऑपोजिट पोल्स पे उन क्रोमोसोम्स के सिस्टर क्रोमेटिड्स को खींच लिया है। सो सेंट्रोमियर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड अपार्ट टू ऑपोजिट पोल्स, नाउ ईच क्रोमेटिड इज़ एन इंडिविजुअल क्रोमोसोम, मतलब अब ये अलग अलग हो गए। सो एनाफेज में अलग हो गए। प्रोफेज में सारा कुछ चेंज हो रहा था, क्रोमोसोम जो है वो चेंज हो रहे थे, न्यूक्लियर इन्वेलप और आपके स्पिंडल फाइबर्स बन रहे थे। प्रोमेटाफेज में सेंटर्स में आ रहे थे क्रोमोसोम्स और न्यूक्लियर इन्वेलप चला गया था, ठीक है। और मेटाफेज़ में वो सारे दरमियान में लाइन हो गए थे और एनाफेज़ में वो स्प्लिट हो गए हैं। सो टीलोफेज़ क्रोमोसोम्स जो हैं वो क्या होंगे, वो बिल्कुल देखें आपको नज़र आ रहे हैं कि टीलोफेज़ ना प्रोफेज़ का ऑपोजिट है। प्रोफेज़ में न्यूक्लियर इन्वेलप डिसइंटीग्रेट हो रहा था, यहाँ पे वो वापस आ रहा होगा टीलोफेज़ में। और क्रोमोसोम्स जो थे वो कंडेंस हो रहे थे, मतलब क्रोमेटिड्स कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स बन रहे थे प्रोफेज़ में। टीलोफेज़ में क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, क्रोमोसोम्स दोबारा क्रोमेटिड्स में चेंज हो जाएंगे और जो आपके स्पिंडल फाइबर्स थे वो बन रहे थे वहाँ पे अब स्पिंडल फाइबर्स यहाँ पे ख़त्म हो रहे होंगे। सो ये बिल्कुल ऑपोजिट है प्रोफेज़ का। क्रोमोसोम्स रीच ऑपोजिट पोल्स एंड बिगिन टू डीकंडेंस बैक इनटू द क्रोमेटिन। बिल्कुल ऑपोजिट हो गया आपके प्रोफेज़ का। न्यूक्लियर इन्वेलप जो वहाँ पे बन रहा था यहाँ पे वहाँ पे टूट रहा था, डिसइंटीग्रेट हो रहा था, यहाँ पे वो बन रहा होगा और स्पिंडल फाइबर्स जो होंगे वो डिसअसेंबल हो जाएंगे। सो दिस इज़ टीलोफेज़। टीलोफेज़ हो गया, उसके बाद साइटोकाइनेसिस। इट इज़ नॉट टेक्निकली पार्ट ऑफ माइटोसिस बट क्लोजली लिंक्ड। माइटोसिस में क्या था, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, और यहाँ पे क्या है साइटोकाइनेसिस में इट इज़ डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। एनिमल सेल्स में क्या होता है कि क्लेवेज आता है जो सेल को 2 में डिवाइड कर देता है और प्लांट सेल्स में सेल प्लेट आती है जो इन दोनों को जो है वो डिवाइड कर देती है। सो एम फेज़
कंसिस्ट ऑफ 2 phases, माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस. माइटोसिस डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, साइटोकाइनेसिस डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म. माइटोसिस की हमने 5 phases डिस्कस की, प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज. और साइटोकाइनेसिस में हमने डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है वो डिस्कस की. प्रोफेज इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस. तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है एमसीक्यूज़ के लिए. मैं आपको एमसीक्यूज़ बता देती हूँ कि लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल क्या है, इंटरफेज. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज क्या है, G1 फेज. शॉर्टेस्ट फेज ऑफ इंटरफेज क्या है, G2 फेज. लॉन्गेस्ट फेज ऑफ माइटोसिस क्या है, प्रोफेज, जिसमें क्रोमेटिन जो है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन गया था. क्रोमोसोम, अब आपके एमसीक्यू आता है कि क्रोमोसोम्स बिकम्स फर्स्ट विजिबल इन विच फेज, इन द प्रोफेज. और पैरेलल क्रोमेटिड्स बनती हैं आपकी. और प्रोफेज में क्या हो रहा था, न्यूक्लियोलस डिसअपेयर हो रहा था, स्पिंडल फाइबर जो है वो बन रहे थे, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो रहे थे. मेटाफेज में क्या था, क्रोमोसोम्स जो है वो दरमियान में आ रहे थे, इक्वेटर के लॉन्ग आ रहे थे. अब एमसीक्यू आता है कि विट इज़ द बेस्ट टाइम फॉर स्टडिंग द क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स की स्टडी के लिए सबसे बेस्ट टाइम क्या है, तो दैट इज़ मेटाफेज. जब सारे क्रोमोसोम्स इक्वेटर के लॉन्ग लाइन होके खड़े हो गए हुए हैं, तब आप सबसे अच्छा क्रोमोसोम्स को स्टडी कर सकते हो. दिस इज़ नोन एज कैरियोटाइपिंग विच इज़ डन इज मेटाफेज. तो नेक्स्ट इज़ एनाफेज. एनाफेज में क्या था, स्पिंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमेटिड्स को बिल्कुल सेपरेट कर देते हैं और वो ऑपोजिट पोल्स पे चले जाते हैं. स्पिंडल फाइबर्स छोटे होना शुरू हो जाते हैं, शॉर्टन होना शुरू हो जाते हैं. टीलोफेज में क्या है, इट इज़ अ रिवर्स ऑफ प्रोफेज, जिसमें क्या होता है, न्यूक्लियर एनवेलप दोबारा आ जाता है, न्यूक्लियोलस दोबारा आ जाता है, क्रोमोसोम जो है वो दोबारा से डीकंडेंस होकर क्रोमेटिन्स में चेंज हो जाते हैं. और अब आपके पास एमसीक्यू आता है कि क्रोमोसोम विद 2 क्रोमेटिड्स कब होते हैं, कब कब आपको क्रोमोसोम्स 2 क्रोमेटिड्स के साथ मिलते हैं, जब तक वो सेपरेट नहीं होते. सेपरेट किस में हो रहे थे, एनाफेज में. तो उससे पहले पहले तक आपको मिलते हैं. पहले पहले मतलब एस फेज़ से लेके मेटाफेज़ तक. एस फेज़ में जो है वहाँ से लेके मेटाफेज़ तक आपको क्रोमोसोम्स के अंदर 2 क्रोमेटिड्स मिलते हैं. एस फेज़ में क्यों, क्योंकि सेल डीएनए की डिवीजन होगी होती है, तो पहले वो 2 नहीं होते, 1 होते हैं, अब वो 2 हो गए होते हैं. इस वजह से एस फेज़ से मेटाफेज़ तक. और कौन से फेजेस हैं जिसमें आपको क्रोमोसोम के अंदर सिर्फ एक क्रोमेटिड मिलता है, तो वो हैं जब वो सेपरेट हो जाते हैं. तो कब से कब तक, G1 से लेके G1 में आपको नज़र आते हैं और एनाफेज और टीलोफेज में. सो क्रोमोसोम के अंदर 2 क्रोमेटिड्स कब मिलते हैं, एस फेज़ में और मेटाफेज में. और क्रोमोसोम विद 1 क्रोमेटिड कब मिलते हैं, जब G1 में, जिसमें वो अभी डिवाइड नहीं हुए होते, तब आपको एक मिलते हैं. और एनाफेज और टीलोफेज में जब वो डिवाइड हो गए होते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट सेल साइकिल. ये लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देती हूँ, या आप देख लें, इसमें आपको एनिमेशन मिल जाएगी सेल साइकिल से.